तो अभी तो एक ही परीक्षा आपके सामने है, तो उसी की तैयारी की जाए। और वो भी प्रीलिम्स के रूप में है। तो आप लोगों की तैयारी का फिर से, पिछली बार मैंने आपको करीब 150 के आसपास लिस्ट बताई थी, ठीक है ना। तो लिस्ट बनाने का काम फिर से शुरू किया जाए। कितनी लिस्ट बना ली आपने? लिस्ट बनाने के लिए कहा था ना पिछली बार। कितनी लिस्ट बनाई है अभी इस बार? 10 या 12? क्या क्या बताई थी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये बताए थे। हाँ, आज आप टूरिस्ट साइट्स की लिस्ट बनाना। टूरिस्ट साइट्स, पर्यटन स्थलों की सूची। पर्यटन स्थलों की सूची अलग अलग कैटेगराइज करके करना है। रिलीजियस अलग करना है, धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म, और दूसरा हिस्टोरिकल टूरिज्म, ऐतिहासिक पर्यटन। ऐतिहासिक प्लस सांस्कृतिक, हिस्टोरिकल प्लस कल्चरल। तीसरा नेचुरल साइट्स या इको टूरिज्म। नेचुरल साइट्स, इसमें वाइल्ड लाइफ भी आ जाएगा, फॉरेस्ट भी आ जाएंगे, हिल स्टेशंस सारे के सारे, जितने भी हिल स्टेशन हैं इंडिया के, वो सब। एक नया टूरिज्म शुरू हुआ है, हेल्थ टूरिज्म। अलग अलग जगहों पर इलाज कराने के लिए लोग जाते हैं। देखिए, बहुत बड़ा सेक्टर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, टूरिज्म वाला, क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी है और साथ साथ ये मन को भी अच्छा लगने वाला है और स्वास्थ्यवर्धक भी है, क्योंकि अधिकांश टूरिस्ट साइट्स जो हैं वहाँ पर जाकर के हेल्थ ठीक हो जाती है, क्योंकि वहाँ उतना प्रदूषण नहीं है। खास करके जब आप हिल स्टेशन पे जाते हो, ऐसी जगहों पर जाते हो, तो वहाँ प्रदूषण नहीं है। आपने देखा बनारस उतना डेवलप नहीं हो पाया, यहाँ तक कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ और अहमदाबाद की तुलना करें जरा हम लोग, कि क्या कारण है कि अहमदाबाद या गांधीनगर एक अच्छी साइट के रूप में डेवलप हुआ और वहाँ साबरमती रिवर फ्रंट बना, वहाँ गोमती रिवर फ्रंट बना। लेकिन 5 चीज़ें किसी भी टूरिस्ट साइट को बहुत मजबूत बनाती हैं। केवल धार्मिक जो जगह हैं, जैसे वाराणसी है, हरिद्वार है, गया है, बोध गया जिसको कहते हैं, या गया हिंदू तीर्थ है, ये इतने डेवलप नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो हिंदू तीर्थ है वहाँ पर गरीब हिंदू यात्रा के लिए ज़्यादा आते हैं, और जो गरीब हिंदू हैं वो ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट नहीं दे सकते। इसलिए आपको वहाँ बहुत सस्ती धर्मशालाएं मिलेंगी, दुकानें भी मिलेंगी, तो सस्ती सामग्रियों की दुकानें, बर्तनों की दुकानें, गिफ्ट आइटम छोटे छोटे से, महिलाओं की चूड़ियाँ और ऐसे बहुत सजावट के सामान। मेले जो सामान मिलते हैं लगभग वो ऐसी टूरिस्ट साइट पे आपको मिलेंगे। लेकिन 5 स्टार होटल ये सब नदारद रहेंगे। ऐसी जगहों पर आपको एकदम बहुत महंगा खाना हो, बैंकेट हॉल हो बढ़िया, और बहुत बढ़िया होटल्स हों, ये ज़्यादा डेवलप होते हुए दिखाई नहीं देता। क्योंकि यहाँ पर एक जो अपर स्ट्रेटा है, जिसको हम कहते हैं, समाज का जो उच्च स्तरीय वर्ग है, क्रीमी लेयर जो है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो खर्च करने के लिए यहाँ नहीं आता। वो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, वहाँ पर पुजारी होते हैं, पंडे होते हैं, तो वो एक जो है एक फीस होती है उनकी, वो भी एक नॉमिनल चार्ज होता है। हालांकि वो कई बार ज़्यादा भी लेते हैं, उसके बावजूद भी वो कभी उतने अमीर नहीं बन पाते हैं कि वो 5 स्टार होटल खड़ी कर लें। वो छोटी मोटी धर्मशाला बना के फिर उसमें कुचक्र चला करके उसमें फिर लूटते रहते हैं, पर वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते। और जितने भी हमारा धार्मिक पर्यटन है उसको अभी तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। वाराणसी में अभी प्रयास हुआ है पिछली सरकार में, जिसमें विश्वनाथ कॉरिडोर है, और उसके साथ भी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरी है। तो 6 चीज़ें जो है पकड़ के रखिए, 6 चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी
टूरिस्ट साइट के डेवलप होने के लिए 6 चीज़ें होनी जरूरी, नहीं तो वो टूरिस्ट साइट के रूप में प्रभावी तौर पे नहीं आ पाता। सबसे पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट का मीडियम, अगर वो समुद्र के किनारे है तो वहाँ पर बंदरगाह होना चाहिए बढ़िया, जहाँ पर जहाज आ सके, मालवाहक जहाज आ सके। लेकिन एयरपोर्ट तो होना ही चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होना चाहिए जिससे इंटरनेशनल टूरिस्ट को वहाँ पर अट्रैक्ट किया जा सके, सीधी फ्लाइट हो दुनिया के लिए। सड़क हो बहुत बढ़िया, रेलवे नेटवर्क बहुत बढ़िया हो, दूसरा वहाँ पर ट्रेड विकसित होना चाहिए, व्यापार विकसित होगा तो आपको जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, होटल, रुकने के, खाने की चीज़ें और जो अदर जो सेमिनार हॉल है, वर्कशॉप हॉल है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ट्रेड से डेवलप होती है। दूसरा होता है ट्रेड। केवल रिलीजियस होने से बात नहीं चलेगी कि आपकी कोई रिलीजियस साइट है तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। इसलिए आप देखोगे उज्जैन भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ जितना इंदौर और भोपाल हुआ। प्राचीन नगरी कौन सी थी? उज्जैन के बाद सीधा विदिशा था। उस जमाने में, बुद्ध के ज़माने में, अशोक के ज़माने में यदि आप देखोगे तो सीधा उज्जैन के बाद अगर कोई बहुत बड़ा नगर पड़ता था तो वो विदिशा था, लेकिन वो डेवलप नहीं हुआ। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो ट्रेड भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। दूसरा, पर्यावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। नेचुरल साइट्स जो है वो कूल होना चाहिए। वहाँ पर आपको स्वास्थ्य के लिए जलवायु का अनुकूलन होना बहुत ज़रूरी है। जलवायु बढ़िया होना चाहिए, क्लाइमेट बहुत अच्छा होना चाहिए वहाँ का। फिर हेल्थ की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि हेल्थ टूरिज्म के तौर पे वो काम करे। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सभी तरह के होना चाहिए। हर तरह के एजुकेशन, जितने भी स्ट्रीम हैं, सबके लिए वहाँ पर गुंजाइश होनी चाहिए। और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। यानी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। वहाँ दंगे की संभावना हो, वहाँ पर अशांति हो, वहाँ कभी कर्फ्यू लगाना पड़ जाता है, बार बार आतंकवादी हमले हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ होती है तो भी टूरिज्म अफेक्ट होता है। और लोग पूंजी निवेश नहीं करते, FDI नहीं आता। बात समझ में आई ना? तो यानी कारपोरेट कल्चर हो, ट्रेड मतलब कारपोरेट कल्चर, कारपोरेट्स के लिए। अब इन सब मामलों में आप देखोगे तो अहमदाबाद जो है वो सूटेबल दिखाई देता है। तो वहाँ टूरिज्म किसी न किसी माध्यम से डेवलप होता रहता है, वहाँ आता रहता है टूरिज्म। जबकि हम लखनऊ को देखते हैं तो वो सब चीज़ें नहीं होती। लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, यूपी में थोड़ा सा तनाव रहता है कई बार। यूपी में क्लाइमेट को उतना अच्छा नहीं माना गया है, प्रदूषित शहरों में से आते हैं अधिकांश, तो प्रदूषण का स्तर भी कम रहेगा तो बात बनेगी ना। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट से मतलब यहाँ इन्वायरमेंट का मतलब प्रदूषण का स्तर आप ले सकते हैं, ठीक है। और ट्रेड होगा तो फिर बैंकिंग फैसिलिटी या ATM की सुविधा होगी। आप चले जाइए मथुरा, वृंदावन, बहुत दूर तक 1 किलोमीटर तक चले जाएंगे, ATM नहीं मिलेगा कई बार। लेकिन आप यहीं भोपाल में चले जाइए, आपको हर 100 मीटर पे, 200 मीटर पे एक ATM मिल जाएगा। यहीं कितना अंतर हो जाता है, आधा किलोमीटर में तो मिल ही जाएगा। तो ये सुविधाएं आपको वहाँ नहीं मिलेंगी। इसका मतलब है कि वो ट्रेड के साथ आती है। कुछ समझ में आ रहा है? देखो, तैयारी तो आप करोगे, लिस्ट भी बना लोगे, लेकिन सोचोगे कैसे? टूरिज्म के बारे में कैसे सोचोगे कि एक टूरिस्ट साइट को कैसे डेवलप किया जा सकता है? प्रचार करने से नहीं होता कि स्टेट का मुख्यमंत्री अपने प्रचार में कि मैं जो है इन दिनों में मैंने ये डेवलप कर दिया। चुनाव आते हैं तो सब स्टेट के मुख्यमंत्री अपना अपना प्रचार करने लगते हैं। आप यहाँ आइए, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, बताओ, उसका हरियाणा की सरकार बड़ा प्रचार करती है कई बार कि हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र है, यहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी।
लेकिन अधिकांश लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं होते कुरुक्षेत्र से? यहाँ तो गीता का ज्ञान सुनाया गया था भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात। अधिकांश लोग जाते क्यों नहीं? हस्तिनापुर है यूपी में, मेरठ के पास में, हस्तिनापुर क्यों नहीं जाते? वो जैन तीर्थ बन के रह गया, वहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर जैन मंदिर हैं, तो वो जैन तीर्थ की तरह वो काम करता है। क्यों नहीं वो एक सामान्य साइट बन पाया? तो भारत में खुद अयोध्या जो है वो आपको, अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, मंदिर ना हुआ तो क्या हुआ? राम जन्मभूमि तो है ना, वो मंदिर होगा तभी राम जन्मभूमि थोड़ी होगी, राम जन्मभूमि तो पहले से है वो। फिर भी आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या गए हैं? हाथ खड़े करो, यहीं सर्वे कर लेते हैं। अयोध्या गए 2 लोग हैं, बताओ। क्योंकि मथुरा जाने वाले लोग ज़्यादा होंगे, मथुरा वृंदावन जाने वाले लोग ज़्यादा होंगे। हम ही ले चले गए थे 15 को, तो कितने 20 लोग थे। मथुरा में ज़्यादा आप लोग, कृष्ण जन्मभूमि में ज़्यादा लोग जाते हैं, जबकि राम जन्मभूमि में क्यों नहीं जाते? मनाही थोड़ी है वहाँ दर्शन करने की, रोक थोड़ी है, जाते नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी कमी होती है। रेलवे ट्रैक पे पड़ता है ना मथुरा, कोटा से आप जाते हैं तो मिल जाता है, भोपाल से जाते हैं तो इधर से तो नहीं मिलता, लेकिन ग्वालियर होकर के जाते हैं तो मथुरा आ जाता है। दोनों तरफ से मथुरा आता है। और बल्कि मुझे लगता है कि मथुरा लोग इस वजह से भी ज़्यादा गए क्योंकि आगरा पास में पड़ता है, ताजमहल। तो जो आगरा ताजमहल देखने गया है तो उसको लगा कि हम एक मुस्लिम सभ्यता के यहाँ आए हैं तो हम एक हिंदू तीर्थ में भी जाएं कहीं ना कहीं, और उसको बराबर करने की कोशिश करें। तो जो फ्रस्ट्रेशन है उसको फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो कम से कम वो मथुरा एक बार जा कर के वो सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि मेरा हिंदू तो गया नहीं है, है ना। तो इस वजह से आता है। तो टूरिस्ट साइट्स को मैं चाह रहा हूँ कि 1 या 2 प्रश्न आपको इसके मिलेंगे, लेकिन आपको इस तरह से लेना है इसको कि टूरिस्ट साइट्स जो डेवलप हुई हैं इंडिया में, फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं, काफ़ी साइट्स जो हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो कौन सी होंगी? या तो इको टूरिज्म में आ जाएंगी, या फिर हिस्टोरिकल वाले में आ जाएंगी, या फिर रिलीजियस वाले में आ जाएंगी। ठीक है। तो भारत जो है वो अलग अलग संस्कृति वाला देश है, इतनी तरह की सभ्यताएं हैं हमारे यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ के टूरिज्म को समेटना बड़ा मुश्किल काम है। आप समेटेंगे कैसे? तो प्राकृतिक वालों की लिस्ट जब आप बनाएंगे तो आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को सबसे ऊपर लिखेंगे, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में दिया है, उसको आप सबसे ऊपर लिखेंगे। जैसे माउंटेन रेलवे, माउंटेन रेलवे का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, ऐसा नहीं कि उस रेलवे से सरकार को बहुत इनकम हो रही है। माउंटेन रेलवे खिलौना गाड़ी जैसी है, टॉय ट्रेन जैसा बोलते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा इनकम का सवाल नहीं है, बल्कि वो एक सिंबल है कि एक तो हम इतने पुराने समय में हमने यहाँ रेलवे लाइन बिछा दी, और दूसरा ट्रेन में से जब आप गुजरते हैं ऐसी पहाड़ियों में से और सुंदर दृश्यों से, तो फिर कोंकण रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिज्म का जो है एडवेंचर का एक माध्यम माना जाता है। कोंकण रेलवे, डेक्कन ओडिसी वहाँ की लग्जरी ट्रेन है। जो आप राजस्थान में जाते हैं तो कौन सी है? पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स जो है वो राजस्थान की है। ऐसे अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो ये रॉयल ट्रेन कही जाती है, जहाँ लोग हवाई जहाज़ से भी महंगा किराया दे करके इनमें यात्राएं करते हैं, तो शाही ट्रेन कही जा सकती है। तो ये टूरिज़्म का एक माध्यम होता है। तो टूरिज़्म करने के लिए जब आप जाते हैं तो कई बार हो सकता है कि कोई नेवी ऑफिसर हो, लेकिन अपने बच्चों को, नेवल ऑफिसर भी यहाँ जैसे बड़े तालाब में आ जाए तो बोट में बिठाएगा, और कोई दूसरा बोट चला रहा है, जबकि वो खुद नेवल ऑफिसर है, बड़े बड़े शिप चलाता है, लेकिन वो अपने बच्चों को ये दिखाना चाहता है कि नावें कैसे चलती है, और देखो ये चीज़ें, तो क्यों जहाज़ में बिठा सकता है।
तो टूरिज्म का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये नहीं कि हमको यात्रा करने के लिए इस मीडियम से जाना है। हम हो सकता है पैदल बहुत अच्छे से पहुंच जाएं, लेकिन इसमें बैठ करके जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि जैसे ऊँट पे बैठते हैं कई सारे लोग, उस पर चढ़ना उतरना और खड़ा होना उसका और बैठना, इसमें ही बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन टूरिज्म का उद्देश्य दूसरा होता है। टूरिज्म सांकेतिक होता है और सांकेतिक रूप से अर्थव्यवस्था को गति देता है। लेकिन ये जो सांकेतिक रूप से अर्थव्यवस्था को जो गति मिलती है, उससे रोजगार उतनी बड़ी मात्रा में नहीं मिलता जितनी बड़ी मात्रा में रोजगार मैंने आपको जितने सेक्टर बताए, जैसे अहमदाबाद वो। तो आप लिखेंगे नोट्स में, आप जो बनाएंगे साइट्स का नाम लिखेंगे और जिले का नाम लिखें तो और अच्छा, बाकी स्टेट का नाम तो आपको लिखना है। राज्य का नाम लिखने के बाद अगर उसका जिले का नाम लिख सकें तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वो महत्वपूर्ण क्यों है, कोई न कोई एक या दो बातें ऐसी होगी जिसके कारण वो महत्वपूर्ण है। कई बार वो कई चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे गया जो है वो बौद्ध धर्म के लिए भी है और हिंदू धर्म के लिए भी। कोई बता सकता है किसका मंदिर है गया में हिंदू का? विष्णुपाद मंदिर, उनके पैर के चिन्हों का मंदिर है ना। तो ये जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ इसको फिलॉसफी को यदि ले जाएंगे तो मैंने आपको एक निर्मल कुमार बोस की एक एलपी विद्यार्थी का एक कंसेप्ट बताया था, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू बोध गया। सेक्रेड कॉम्प्लेक्स एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये। सेक्रेड कॉम्प्लेक्स बोला है उन्होंने कि जहाँ पर एक पवित्र सम्मिश्र, किन किन चीज़ों का पवित्र सम्मिश्र, एक स्थान विशेष की महत्ता होती है। जैसे अब हरिद्वार में चले जाएंगे तो हर की पौड़ी एक स्थान है, बाकी हरिद्वार तो पूरा है, बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हर की पौड़ी जो जगह है वो एक पवित्र स्थान है, सेक्रेड प्लेस है, और उसका अपना एक सांकेतिक महत्व है। उस जगह पर तर्पण करना, उस जगह पर अस्थि विसर्जन करना, लोगों को लगता है कि यहाँ पर अगर अस्थियाँ डाली है तो ही वो स्वर्ग में जाएंगे, इधर उधर कहीं डाल दी तो फिर दूसरी कॉलोनी में चले जाएंगे। तो वो हम लोग शांति कुंज में करवाते हैं, वहाँ पे बहुत निःशुल्क करवाते हैं, बहुत आह्वान भी करते हैं, मंत्रोच्चार भी शुद्ध होता है। और हर की पौड़ी का पंडे का मंत्रोच्चार भी ठीक नहीं होता, उसको कोई आता भी नहीं है, मंत्र भी नहीं आता उसको ढंग से, वो बेवकूफ़ बनाता रहता है। और चूँकि मरे हुए व्यक्ति को ज़्यादा समय नहीं होता है ना, 3-4 दिन ही हुए होते हैं उसको मरे हुए व्यक्ति का, तो उसकी अस्थियाँ भी सामने होती हैं, उसकी बोन्स को वो देख रहा होता है ना, और वो बोन्स हाथ में होती है, और ऐसे समय में वो संकल्प करा लेता है कि जीवन नश्वर है, इस तरह से तुम भी चले जाओगे। हाँ, तो आदमी में वैराग्य आ जाता है, तुम्हारे पास जो भी है वो दे जाओ, क्या करना है। तो आदमी को जो है वो तात्कालिक रूप से वैराग्य आ जाता है, वो सोचता है वाकई में इतना कुछ तो चला गया, इसने जीवन भर इतना कमाया, हमारे लिए इतना छोड़ गया, और आज ये अस्थियों के रूप में ऐसे दिखाई दे रहा है, और अभी हम इसको पानी में डाल देंगे, बह जाएगा, ख़त्म काम। ये जो अंतिम जो याद है ये भी चली जाएगी। तो अब पैसा भी चला जाए, पैसा तो फिर कमा लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको दे देते हैं। तो ये ज़बरदस्त ब्लैकमेलिंग है ना, इमोशनल या रिलीजियस ब्लैकमेलिंग कहेंगे इसको। कहाँ होती है? हर की पौड़ी पे होती है, या बोध गया में। तो ललिता प्रसाद विद्यार्थी जो एलपी विद्यार्थी बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, महात्मा गांधी के साथ भी रहे वो असहयोग आंदोलन में, उन्होंने उसको सेक्रेड प्लेस कहा है उसको। दूसरा सेक्रेड पर्सन, प्रिस्ट पंडा पुजारी, ये जो होता है वो सेक्रेड पर्सन होता है, एक पवित्र व्यक्ति होता है वो। आपके दिमाग एक उसके लिए तो पवित्र ही होता है, चाहे हमारे लिए गंदा हो, हम उसके हाथ का पानी ना पिएं, लेकिन बहुत मेले कुचले भी होते हैं पंडे, पर वो क्या है कि उसके लिए एक बहुत पवित्र व्यक्ति हो, तो उसको बोला सेक्रेड पर्सन। तो सेक्रेड प्लेस हो गया, सेक्रेड पर्सन हो गया, और तीसरा होता है सेक्रेड चैंटिंग, मंत्र। पवित्र मंत्र होते हैं, कुछ आवाज़ें होती हैं, ढोल धमाके हो सकते हैं, आवाज़ें हो सकती हैं, साउंड्स होते हैं। वो साउंड्स जो हैं वो मनोविज्ञान तैयार करते हैं, पूरी साइकोलॉजी तैयार करते हैं व्यक्ति की।
क्योंकि वो एक पवित्र व्यक्ति हो गया, पवित्र स्थान है, आपको हर की पौड़ी का टॉवर दिख रहा है, व्यक्ति बैठा हुआ है, आसन लगा हुआ है, स्थान का प्रभाव है, और मंत्रोच्चार बहुत तेजी से तेज आवाज में चल रहा है, और ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और भी ऐसा नहीं वो अकेला है। तो उसमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी आ जाता है, सामूहिक मन भी उसमें जागृत हो जाता है कि मतलब ऐसा हम करने वाले, हम अकेले नहीं हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पवित्रता है किस में चले जाती है, अर्थशास्त्र में, और उसका अर्थशास्त्र कम होकर के उसका मजबूत हो जाता है। आगे समझ में? तो ये तीर्थ स्थान के लिए, हिंदू तीर्थ स्थानों के लिए ये एक कंसेप्ट है। कौन सा? सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू बोध गया, एक बुक का नाम है उनका। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो किताब निकलेगी पूरी, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से उस पूरा समझाया है कि कैसे एक वातावरण बनता है और फिर वो इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात तो ये हो गई। दूसरा, कैसे इन चीज़ों का यूनिवर्सलाइजेशन होता है, पैरोकियलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। ये तीन घटनाएं हैं बहुत बड़ी जो धार्मिक चीज़ों के मामले में होती है। जैसे होली के मामले में, मैं होली का इतिहास पढ़ रहा था, दैनिक भास्कर में था, पता नहीं कहाँ, मोबाइल पे ही पढ़ रहा था, तो बता रहे हैं कि यूपी के किसी गांव से या बिहार के किसी गांव से शुरू हुआ था होली का किस्सा, और वहाँ से शुरू होकर के वो प्रहलाद वाला अपनी जगह, प्रहलाद वाला तो बात समझ में आती है कि वो चलो जो भी है, होलिका का किस्सा है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का, और नरसिंह अवतार वाली बात भी समझ में आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी। तो लेकिन ये कीचड़ से होली खेलना और कलर से खेलना और इसका क्या है? तो अब हम लोग जो जैसे बुद्धिजीवी होते हैं, थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, तो नए नए मीनिंग निकालते रहते हैं। अभी हम भी एक दो उनमें थे, तो शांति कुंज में, तो वहाँ पर नया निकाला कि ये समानता की बात करता है, मतलब इसमें असमानता मिट जाती है, और वाकई में उस दिन असमानता मिट ही जाती है सब एक जैसे ही दिखते हैं, कोई किसी के घर चला जाए तो पहचान नहीं सकते। तो ये समानता का भाव लेके आता है होली। तो ये ऐसी फिलॉसफी निकाल करके जो लोग बाद में लाते हैं, वो तो एजुकेशनिस्ट होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं, वो कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं है, यानी ये भी बड़ी उच्च स्तरीय ज्ञान है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए वो कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन वस्तुतः वो किसी एक जगह का, वास्तव में वो एक जगह का कहीं का उसका उत्पन्न होता है, फिर वो बहुत सारी जगहों पर फैल जाता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। मैकिम मेरियट का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। तो ये तीर्थ स्थानों के मामले में बहुत होता है। तीर्थ स्थान ऐसे ही, अब आपने शनि मंदिर का एक तीर्थ स्थान देखा होगा, शिग्नापुर या क्या बोलते हैं, बहुत सालों पहले इसका चर्चा नहीं था, लेकिन जब से मीडिया आया है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो लोगों ने शनिदेव की आरती और एक वो चबूतरा और शनिदेव की मूर्ति, और जिस तरह से उसको भजन और उसके कैसेट्स, ये जो चीज़ें हुई, इनसे अभी आपने देखा पहले गुलशन कुमार का टी सीरीज़ कैसेट आया था, पहली बार अगर आपको पायरेसी का वायलेशन अगर आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ मिलेगा। कॉपीराइट एक्ट को आप पढ़ते हैं, मैंने आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी बताया था। तो धार्मिक भावनाएं जगाने में गुलशन कुमार का बड़ा रोल था भारत में, क्योंकि जो सोनी की और HMV की कैसेट्स थी वो 80-90 रुपए की पड़ती थी एक कैसेट, और बहुत महंगी होती थी, बहुत मजबूत होती थी ऑडियो कैसेट, और वीडियो कैसेट जो असली वाली होती थी और महंगी होती थी, तो आम लोगों के पहुंच में नहीं थी। 12 रुपए के आसपास कैसेट का भाव ले आए थे गुलशन कुमार। अब कैसे ले आए थे? क्योंकि वो उसको क्या होता है कि 90 रुपए की अगर कैसेट है तो 40 रुपए तो लता मंगेशकर को देना पड़ते हैं या अनुराधा पौडवाल को देना पड़ते थे भजन के, किसको? HMV को और सोनी टीवी को, सोनी का वो उसको, लेकिन कैसेट वाले को, और बाकी पैसे में वो मजबूती लेके आता था, उसमें बहुत अच्छी गाली कैसेट निकालता था। लेकिन जब टी सीरीज़ वाला आया तो उसने वायलेशन कर लिया, उसने कहा कि मैं 1 लाख कैसेट छापूंगा, 1 लाख कैसेट बनाऊंगा, और इसे 1 लाख का आप कुछ पैसा रख लीजिए, क्योंकि मैं तो वैसे भी चैरिटी टाइप करने वाला। और उसके बाद उन्होंने वायलेशन किया, 1 लाख के बजाय 10 लाख निकाल दिया। तभी आपने देखा बहुत बड़ा वो किंग बन गया था
एक टी सीरीज, उसकी हत्या भी इसी वजह से हुई थी। नदीम श्रवण जो थे उसमें से नदीम ने उसकी हत्या करवाई थी, जो सिंगर जो म्यूज़िक देते थे फिल्मों में, और वो फिर वो भी भगोड़ा में शामिल हुआ है, वो भी वहीं जाके बैठा हुआ है लंदन में। नदीम भी, उसको भी नहीं ला पाया, इतने साल हो गए। गुलशन कुमार का हत्यारा, लेकिन वो किंग बन गया था, कैसेट किंग बन गया था, और कैसेट किंग बन करके उसने हिंदू धर्म को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। हिंदू धर्म की महिमा को गांव-गांव तक पहुंचाने में कैसेट बहुत सस्ते आने लगे और उसका प्रचार बहुत हुआ, सस्ते कैसेट और वीडियो कैसेट भी। इसलिए आप देखोगे कई तीर्थ स्थानों पे आप जाओगे तो वीडियो कैसेट जो थे पहले के ज़माने, अब सीडी आ गया, अब जमाना अब तो कॉपी हो जाता है, और अब तो सोशल मीडिया, अब तो यूट्यूब है, अब तो वो ज़माना चला गया। लेकिन ये जो हिंदू धर्म के प्रति जो मैं बता रहा था आपको कि ये जो एकदम बहाव सा आया और एकदम से जो नए नए तीर्थ स्थान पॉपुलर हो गए कि आप यहाँ चले जाइए, ये बहुत जगह, ये क्या होता है कि जब तक आप उस स्वरूप को देखते नहीं तब तक भक्ति और भक्त बढ़ते नहीं। तो आप स्वरूप को देख रहे थे, लाइव देख रहे थे, और वीडियो में और केवल फोटोग्राफ के रूप में नहीं देख रहे थे। पहले क्या होता था कि एक फोल्डर होता था, 10 तरह के फोटो होते थे, वो लाइव नहीं होते थे। देखा वो लाइव नहीं होते थे। वो फोटोग्राफ कैसे होते थे, उनको आप पलट करके देखते थे और उस स्थान विशेष के बारे में आपको जानकारी उससे मिलती थी। लेकिन जब आप वीडियो शूट के रूप में देखते हैं तो क्या होता है, आपको लाइव दिखाई देता है। तो उससे जो है इतने सारे तीर्थ स्थानों का ये हुआ। तो हिंदू तीर्थों के बारे में जब आप करेंगे तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि नए ज़माने के जो तीर्थ हैं उनको अलग तरीके से लिखेंगे, और प्राचीन तीर्थ मिलेंगे आपको वाराणसी और उज्जैन, हरिद्वार, ये प्रयाग है ना। और चूंकि इस बार प्रयागराज का नाम बदला गया है ना, इलाहाबाद बदल करके क्या कर दिया, प्रयागराज कर दिया। दूसरा वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, और इस बार इलेक्शन की वजह से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से प्रधानमंत्री जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी वहीं से लड़े थे। तो वाराणसी, बनारस जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, ऐसे जो जगह है जैसे बनारस हुआ, इलाहाबाद हुआ, इनकी कम से कम 20 महत्वपूर्ण बातें जो है आप नोट्स में बनाइएगा। किस प्रकार की 20 महत्वपूर्ण बातें होंगी, जैसे वहाँ पर BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, घाट बहुत सारे प्रसिद्ध हैं बनारस के। प्राचीन आप देखेंगे तो रैदास की नगरी भी कहा जाता है, कई बार कबीर की नगरी कहा जाता है, कई बार बिस्मिल्लाह खान के रूप में जाना जाता है। तो बनारस को कई रूपों में जाना जाता है, कई व्यक्तियों के साथ उसको जोड़ा जाता है। बनारस का संबंध तुलसीदास का भी रहा है, बनारस के राजाओं की कहानी है पुराने। बनारस कौटिल्य भी वहाँ गए थे, बनारस में रहे थे, और पौराणिक कहानियों में बनारस का वर्णन, ऐसा करके कम से कम 20 चीज़ें आपको एक एक तीर्थ स्थान की निकालनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चंस जो है वो कवर होंगे। और यदि वो बौद्ध धर्म का है तो फिर बौद्ध साहित्य निकल करके आएगा, ठीक है। बहुत सारे बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, तो बुद्धिस्ट साहित्य जो है सारी की सारी भारत में है, क्योंकि बौद्ध धर्म का बिहार, यूपी, सारनाथ, बनारस है ना, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। तो साथ साथ आप बौद्ध धर्म को रिवाइज कर लीजिए, भगवान बुद्ध को रिवाइज कर लीजिएगा, उनके ग्रंथों को। कुछ दुर्लभ प्रकार की टर्म्स हैं, जैसे प्रज्ञा पारमिता है, मंजूश्री मूलकल्प है। किसने लिखा था मंजूश्री मूलकल्प, किसका है, कोई बताओ? वज्रयान का है, तांत्रिक साधनाओं के ऊपर लिखा हुआ था। तांत्रिक साधनाओं के ऊपर लिखा। जीवक चिंतामणि एक ग्रंथ है, ये जैन धर्म का ग्रंथ है, दक्षिण में लिखा गया था, जीवक चिंतामणि। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए तीर्थ और उन तीर्थों का महत्व, उनसे जुड़ी हुई किताबें, वहाँ जो संत बने उन संतों ने क्या लिखा,
मुख्य प्रवचन के सार, शिष्यों के नाम, ये सब आपके टूरिज्म से जुड़े। मैं केवल रिलीजियस वाली बात करना शुरू की है मैंने भी, उसी में बता रहा हूँ। दरअसल आप पढ़ते तो आप ये पढ़ लेते कि ताजमहल आगरा में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, ये नहीं पढ़ना है। क्यों है, कैसे है, क्या कारण है और होने का क्या इम्पोर्टेंस है, और वहाँ है तो वहीं क्यों है, सिलेक्शन क्यों किया गया उसी जगह का, और उसमें खर्चा कितना हुआ, और उसको बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या थे, उसके पीछे क्या रणनीति थी, क्या फिलॉसफी थी उसके पीछे, ये सब पढ़ना है। सिविल सर्विसेज की तैयारी ऐसे होती है। वो जो जानकारी होती है ना केवल कि कौन क्या है, बस वो सिंपल साधारण जानकारी क्लर्क लेवल पे ठीक है, लेकिन आपको आगे की जानकारी होती है, आपको समग्र विश्लेषण करना होता है। समग्र विश्लेषण करने के लिए आपको पूरी अहमियत समझ में आनी चाहिए। यानी जिस स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे, जिस व्यक्ति को आप देख लेंगे, जिस घटना को आप देख लेंगे, उसका पूरा मूल्यांकन करके रख देंगे, इसलिए वो विचलित नहीं होते। इसलिए आपने देखा प्रशासनिक अधिकारी विचलित नहीं होते, नहीं तो वो विचलित हो जाएंगे, अज्ञान रहेगा तो विचलित हो जाएंगे और उसमें खुद लिप्त हो जाएंगे। उसमें वो मैनेज करता है, चीज़ों को मैनेज इसलिए करता है क्योंकि वो समग्रता में देखता है। तो मैं जो बता रहा हूँ उससे समग्रता आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना। कि अब पहले तो आपको ललिता प्रसाद विद्यार्थी का बता दिया, यानी आपको लिप्त होने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टडी करने गए हो। ऐसा नहीं कि आप खुद ही नहाने लग गए। कई बार आप ही खुद वहाँ नहाने में लिप्त हो गए तो आप अध्ययन क्या करेंगे? तो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं होता है। ये खुद ऐसा नहीं कि सबने गमछा डाला हुआ है एक तो हम भी एक डाल दें। कलेक्टर साहब खुद ही गमछा डाल के घूम रहे हैं, जैसे यहाँ पागल वो नाच रहा था उज्जैन में, है ना, कौन सी शंकराचार्य की यात्रा में, वो खुद ही ढोल धमाके बज रहे तो उसके पाँव थिरकने लगे, वो खुद ही नाचने लगा। सस्पेंड होते होते बचा, वो ट्रांसफ़र कर दिया था उसको। इसी बात पे उसको बुला लिया गया, चीफ सेक्रेटरी ने बुलाया, बोले तुम वहाँ नाचे आज? बोले हाँ सर। बताओ आ जाओ, क्यों नाचे? और न्यूज़पेपर ने कितनी खिल्ली उड़ाई। हाँ, कई बार आपको सांसद कहेंगे, वो आपका ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, पर वो कहेंगे कि आपको ये वाली पगड़ी आपको पहना देते हैं, ये गमछा आपके गले में डाल देते हैं, तो आपको मना करना है, नहीं ये आप ही करो, जैसे हमको नहीं करना है, नहीं तो सस्पेंड हो जाओगे गमछे के चक्कर में, है ना। बहुत सारे लोग हुए हैं ऐसे ही। मस्जिद में जाके टोपी भी नहीं पहनना है, दोनों ही तरफ काम करना है, सर्वधर्म संभाव रखना है, सेक्युलर बने रहना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाता है? सेक्युलर। तो प्रशासनिक अधिकारी किसी धर्म का नहीं होता, इसलिए आपको ऑब्जर्वर की तरह आपको घटनाओं को देखना, इसलिए एलपी विद्यार्थी बहुत मदद करेंगे आप। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई आपके पास एफआईआर करवाने के लिए आ जाए, आप एसपी हो, वो कहते थाने वाला वो पंडे की एफआईआर नहीं लगा, उसने उस पर 420 लगा दो, या फोर्जरी का केस लगा दो, धोखाधड़ी का केस लगा दो, क्योंकि वो परंपरागत रूप से लुटाने आया है और वो लूट रहा है। ऐसे आप गिरफ्तार करोगे तो सारे पंडे जेल में होंगे, ठीक है, तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी, एनार्किज्म भी आ जाएगा। उसके उसको आप निपटेंगे कैसे? इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको ऑब्जर्वर रहना है। हाँ, लोगों की जागरूकता के लिए आप बोर्ड लगा सकते हो कि लोग जागरूक रहें, इधर उधर किसी को पैसे देने का चक्कर न पालें, या दान पात्र में ही पैसा डालें, क्योंकि ये प्रशासन देखेगा। दान पात्र में ही पैसा डालने का क्यों लिखा रहता मंदिरों में, बताओ? पुजारी पंडा थोड़ी चाहता कि आप दान पात्र में डालो, वो कहाँ चाहता है? भगवान के सामने। अच्छा, वो तिलक व छापा प्रसाद लेके बैठा रहता है, वो बार बार इशारा करता है कि, और पहले से सुबह सुबह वो आकर के खुद ही 10-20 रुपये खुद रख देता है पहले, क्योंकि उससे माहौल बनता है कि मतलब उसको लगता है एकदम खाली पड़ा रहता है तो उसको पता नहीं चलता, तो पहले से रख देता है कि जो भी नया आदमी आएगा वो यहाँ देख करके सोचेगा यहाँ रखना पड़ता है, तो फिर वो रखेगा। तो दिन भर में उसकी कमाई यही होती है, क्योंकि सरकारी तौर पे तो कई बार ड्यूटी नहीं होती उसकी। तो दान पात्र तो कलेक्टर की अध्यक्षता में खुलता है, कई बार एसडीएम जाके खुलता है, अधिकांश दान पात्र तहसीलदार और एसडीएम खुलते हैं, ठीक है।
आप जाओगे MPPSC से तो यही काम करना है आप। और राजस्थान में तो एक देवस्थान अधिकारी होता है, जिला देवस्थान अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर के बराबर एक पोस्ट ही होती है। मध्य प्रदेश में पार्ट टाइम काम दे दिया है डिप्टी कलेक्टर को, लेकिन महाकाल मंदिर के लिए एक पूरा डिप्टी कलेक्टर बना के रखते हैं उज्जैन में। कलेक्टर अध्यक्ष होता है उसका, और महाकाल मंदिर की पूरी जो है वो करता है। देखा नहीं आपने VIP गेट, ये 100 रुपये कितने हैं, 200 रुपये, आप जाओगे तो भगवान महाकाल तुरंत मिलते हैं VIP को। 200 रुपये यदि आपके पास हैं तो वो विकास में खर्च होता है, रसीद कटती है उसकी। तो आसपास फिर रेलिंग अच्छी लगेगी, है ना, छाया की व्यवस्था होगी, हरे रंग की कालीन बिछाई जाएगी, एक आध कालीन उनके साहब के घर भी पहुंच जाएगी तो ये हो जाता है। तो ये जो एक अधिकारी होता है, ये आपका काम है, मैं जो बता रहा हूँ ये रियल काम है। लेकिन तीर्थ स्थानों को इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए तो आसान हो जाएगा आपके लिए। आप उसमें लिप्त नहीं होंगे और ऑब्जर्व कर पाएंगे घटनाओं। ऐसे में फिर आप देखते हैं कि अच्छा ये सीढ़ियाँ ऐसी हैं। अब एक बार भगदड़ मचे और सीढ़ियों से फिसल करके 40 लोग मर जाएं और आप सस्पेंड हो जाएं, उसके बाद समझ में आए बात की। उसके बजाय उससे पहले ही सीढ़ियों पे कुछ ऐसी फर्शें लगा देनी चाहिए जो फिसलती ना हो, ऐसी टाइल्स लगवा दें। तो जब भी आप कहीं अधिकारी बन के जाएँ तो विजिट करें वहाँ के तीर्थ स्थानों को, ताकि सस्पेंड ना होना पड़े। ठीक है, अपनी भलाई के लिए बता रहा हूँ, आप ही का फायदा। भगवान का तो होगा नहीं होगा, श्रद्धालुओं का होता नहीं होगा, सबसे पहला आपका होगा। उनका तो जो होना होगा हो जाएगा। सीढ़ियों पे उतर के देखें, लोगों से पूछें यहाँ कब कब मेला लगता है, कितने कितने लोग आते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं। अगर पास में ही कोई ऐसे लकड़ी के मकान है, लकड़ी की धर्मशाला है या लकड़ी का कोई कॉरिडोर बना हुआ है और पास में ही भोजन बनाने की जगह है, तो उस रसोई घर को शिफ्ट करवाएं, आग लग सकती है। पानी के सोर्स नहीं है तो पानी के सोर्स बनवाएं, हैंडपम्प लगवाएं, टैंकर खड़े होने की जगह। पार्किंग का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा आधा किलोमीटर दूर पार्किंग रख दें तो बीच में दूसरे बिचौलिए जो होते हैं ऑटो वाले और ये, उनको मौका मिल जाएगा कमाने का थोड़ी थोड़ी दूरी पर लाने के लिए। तो पार्किंग इतनी दूर भी नहीं होना चाहिए, पार्किंग एकदम नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। पार्किंग की सुविधा देखें। और टेम्परेरी हॉस्पिटल का बनेगा। और फिसलन भरी अगर लगता है कि उन दिनों में लोगों के हाथ में दूध होता है कई बार भगवान को चढ़ाने के लिए, शिव मंदिर है तो दूध होगा पक्का, लोग दूध चढ़ाते हैं। और किसी के हाथ में से गिरेगा भी सही, तो दूध चूँकि चिकना होता है तो फर्श चिकना हो जाएगा। और मान लीजिए 3-4 हज़ार लोग सीढ़ियाँ उतर रहे हैं एक साथ और 4-5 लोगों के हाथ से दूध गिर गया और एक बार गिरेगा तो फिर बहुत लोगों के हाथ से गिरेगा। प्रसाद होती है वो गिर जाता है तो वो भी चिकना हो जाता है। तो आपको ये ख्याल रखने के लिए इतनी सारी चीज़ें दृष्टिकोण समझा रहा हूँ। ये 4th पेपर के हिसाब से भी तैयारी है और वैसे भी। और हिंदू तीर्थों का माहौल इस तरह से आप समझ सकते हैं। और वहाँ आपने मस्जिदों में भगदड़ में मरने वाले लोग नहीं देखे होंगे। मस्जिदों में भगदड़ से लोग उतने नहीं मरते हैं, मस्जिदों में भगदड़ भी नहीं मचती, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ प्रलोभन जैसा ऐसा कुछ होता नहीं ज़्यादा। अपने यहाँ होता है, प्रसाद होता है, भंडारा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण लोग भागते हैं। और दर्शन करने का निराकार पूजा होती है इसमें, और चूँकि उसमें आकार नहीं होता इसलिए वो वंदे शब्द पे भी जो है मुसलमान ऐतराज़ इसलिए जताते हैं। वंदे, मैं वंदना करता हूँ, किसकी वंदना करता हूँ? अब वंदना निराकार की नहीं होती, निराकार की वंदना हो सकती है, कबीर निर्गुण की वंदना की बात करते थे, लेकिन वंदना सामान्यतम साकार की करते हैं, मूर्ति की करते हैं। अभी वंदे भारत ट्रेन चली है, वो टूरिज्म के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और ये मैं बता रहा हूँ इससे भी, इसलिए उसके उद्घाटन में भी कुछ लोग शामिल नहीं हुए क्योंकि उसमें वंदे लिखा हुआ था, वंदना करने की बात लिखी हुई थी। वंदना जब भी आप करेंगे तो इसका मतलब है आप किसी न किसी को आकार दे रहे हैं, और आकार दे रहे हैं मतलब वो एक मूर्ति है, तो बुत परस्ती हो जाएगी एक तरह से। और जो बुत परस्त होता है वो इस्लाम के हिसाब से काफिर माना जाता है। तो इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। किसका करते हैं? वंदे मातरम। वो बोलते हैं हम मादरे वतन बोल देंगे, मदर अर्थ, मदर इंडिया बुलवा लो। मदर अर्थ ठीक है,
मदर इंडिया भी ठीक है, लेकिन जो वंदे मातरम है, मैं माता की वंदना करता हूँ, मैं माता की इज्जत करता हूँ, वहां तक भी ठीक है, ठीक है। और ये वतन मेरी माँ है, ये भी ठीक है। और वतन मेरी माँ है इसका मतलब भारत माता है, चलो भारत माता भी ठीक है। लेकिन आप जय बोलते हो तो फिर ऐसा लगता है कि ये कोई जीवित है, मतलब ये कोई आकृति है, इसलिए वो, जबकि उसमें होना नहीं चाहिए। और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तो ऐसा कुछ नहीं था, जबकि सन्यासी विद्रोह की जो वंदे मातरम जहाँ से लिया गया था, आनंद मठ, आपने देखा उसमें तो कई जगह, उस समय तो लोग इतना समझते ही नहीं थे कि क्या मतलब हिंदू है, क्या मुसलमान है। और मुझे लगता है कि ये सब जो घोटाला हुआ है, ये सब जिन्ना के आसपास 1935 के आसपास, जब से वो पाकिस्तान का कंसेप्ट आया, तब से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। हालांकि उसके पहले भी एक कमेटी बन चुकी थी वंदे मातरम के ऊपर, आप जानते हो कि वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि वंदे मातरम जो है वो गीत होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो वंदे शब्द जो है वंदना से आया, इसलिए वो वंदना करता हूँ, मतलब उनके लोग जो है मौलवी जो व्याख्या करते हैं कि वंदना आप करेंगे किसकी, हम तो साकार रूप को मानते नहीं। तो साकार को मानना और नहीं मानना, इस आधार पे भगदड़ भी निर्धारित होती है, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि मुसलमान बहुत अनुशासित हैं और वो बहुत सभ्यता से पूजा पाठ करना जानते हैं और हम लोग असभ्य हैं, ऐसा नहीं। एक तो हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, दूसरा हमारा पूजन करने का भगवान का तरीका अलग है, साकार रूप में हम लोग मानते हैं। और हमको लगता है कि अगर हमने जैसे भगवान को झूला नहीं झूलाए या समय पे हमने अगर वहाँ पहुँच कर के ये नहीं कर पाए तो शायद हम वंचित रह जाएंगे और हमको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। निराकार में ये फ़ायदा होता है, जैसे हम लोग दीप यज्ञ करते हैं तो किसी के ऊपर पानी के छींटे पड़े या नहीं, किसी के पास पवित्रीकरण है कि नहीं, सबको ऐसे ही कहते हैं कि भावना करो कि तुम सब पवित्र हो गए, तो सब हो गए। तो निराकार दीप यज्ञ करते हैं हम लोग यहाँ पर। जबकि यज्ञ में बैठते हैं तो ऐसी भावना होती ना कि अगर हमने पानी सिर पे नहीं डाला और यज्ञ करने बैठ गए तो फिर तो सारे दंड जो है हमको मिलने वाले हैं, क्योंकि हम पवित्र तो हुए नहीं थे। जबकि पानी के 3 छींटे आपके ऊपर गिर जाएंगे तो उसे होगा क्या? बात तो भावनाओं की है, भावनाएं आपकी बदली की नहीं। लेकिन ये चीज़ें आप वहाँ करवा सकते हैं। कहाँ पे करवा सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, जहाँ भगदड़ मस्ती, इसको बोल सकते हैं भीड़ प्रबंधन, मॉब मैनेजमेंट। भीड़ प्रबंधन कि आप मॉब को किस तरह से मैनेज करते हैं। गायत्री परिवार ने बहुत अच्छा तरीका निकाला है। आप वहीं से आरती ले लीजिए, सब लोग हाथ खड़ा कर दीजिए, हम मंत्र बोल देते हैं, आप वहीं से ये कर दीजिए। आपको दीपयज्ञ में बिठाया गया था ना, हर चीज़ में भावना कराई जाती है। आहुति कहाँ देते हैं बताओ? तो भी बोलते हैं हम स्वाहा इदम नमः बोलते हैं कि नहीं, है ना? तो बोलते हैं ना। अब आहुति तो देते नहीं, आप कहोगे आहुति तो है नहीं, हवन कैसे हुआ? नहीं, वो हवन हो गया, भावनाओं से हो गया हवन। तो मुझे लगता है कि हम लोग भी प्रशासन में इस प्रकार की चीज़ों की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं। ऐसे नोटिस जगह जगह पे लगा सकते हैं कि ईश्वर केवल उससे प्रसन्न नहीं होता जिसमें कि आप प्रत्यक्ष रूप से, बल्कि अपने आप को ठीक करने से, अपनी भावनाओं को ठीक करने से, अपने कर्मों को ठीक करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए यदि आप मूर्ति को स्पर्श न भी कर पाएँ, दूर से ही दर्शन हो जाए, तो आप भावना कर लीजिए कि ईश्वर आपके साथ है और हम अपने आप में बदलाव महसूस कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? ये ऐसा एक कोटेशन लगा देने मात्र से आप भगदड़ होने से रोक सकते हैं और सस्पेंड होने से बच सकते हैं। आया समझ में? ये कहाँ काम आता है, वहाँ काम आता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको, जो तीर्थ स्थान है उनका प्रबंधन भी बता दिया कि तीर्थ स्थान तो पढ़ना ही है, साथ साथ वहाँ आपकी नौकरी लग जाए, वहाँ के आप कलेक्टर हो जाएं, तो प्रबंधन कैसे करेंगे उस तीर्थ स्थान का, ठीक है? और फूड ऑफिसर की ड्यूटी लगनी चाहिए आपके यहाँ। तीन चार तरह के ऑफिसर बहुत मायने रखते हैं। एक तो आपके यहाँ जो ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा उपलब्ध कराता है वो वाला अधिकारी, नगर निगम का अधिकारी। सामान्यतः नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि वो पानी उपलब्ध कराए। कई बार आपसे इंटरव्यू में और मेंस में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं ना कि आप एक मेला अधिकारी हैं और सिंहस्थ जो है आयोजित होने वाला है, आप मेला अधिकारी के तौर पर क्या क्या प्रबंधन करेंगे, किस प्रकार के प्रबंधन करेंगे?
तो बैठक में कौन कौन लोग होने चाहिए? फूड ऑफिसर किस लिए होना चाहिए? कहीं फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो रहा, कहीं पुराना खाना तो नहीं, आसपास के होटल्स को बहुत अच्छे से चेक कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे समय में लोग खाना बहुत पहले से बना करके रख सकते हैं। एक ट्रक खाना कहीं से बनवा के मंगवा लिया, अब बिक नहीं रहा तो 2-3 दिन तक बेच रहा है वो, आ रहा समझ? एक ट्रक पूड़ी बना के मंगवा लेते हैं, कई बार आलू की सब्जी मंगवा लेते हैं, गर्मी के दिनों में सिंहस्थ होता है और सब्जी बेकार हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो फूड ऑफिसर का बड़ा रोल है, नगर निगम के कमिश्नर का बहुत बड़ा रोल है, पेयजल व्यवस्था में, लॉ एंड ऑर्डर में एसपी का, ट्रैफिक एसपी का, उसका बहुत बड़ा रोल है। कई बार आपके घरों में जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं उसमें ही अव्यवस्था हो जाती है किसी एक अंकल और ताऊ के कारण, होती कि नहीं? वो क्या करते हैं कि जिधर से रोकना है लोगों को उधर से ही प्रवेश करा देते हैं। कई बार आपको कहा गया होता है कि आप अभी लोगों को रोक के रखना, अभी खाने के लिए मत भेजना, वो पकड़ लाते, नहीं शुरू हो गया, आइए आइए। वो इतनी अव्यवस्था पैदा कर देता कई बार एक ही व्यक्ति। तो प्लानिंग जो है नहीं होगी और पहले से अगर प्रोग्राम फिक्स नहीं होगा तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और ये व्यवस्था तंत्र अभी से आपके जीवन में आना चाहिए, इन दिनों में, नहीं तो अभी से अव्यवस्थित हो जाओगे तो तैयारी भी नहीं होगी। तो स्ट्रिक्ट होना सीखिए। अभी परीक्षा है तो मना कर दीजिए, अभी आप नहीं आ सकते, अभी हमारी एग्जाम। आप कहें नहीं आइए, आ जाइए, ऐसा होता नहीं है। आप थोड़ी, मैं 6 महीने में, साल भर में प्रयोग करके देखता हूँ, दुनिया सुधर गई है, और एक आध बार किसी को छूट दे के देखता हूँ, उसी दिन कचरा हो जाता है, मैं फिर 1 साल के लिए बंद कर देता हूँ प्रयोग वापस। मैं कई बार सोचता हूँ कि किसी के यहाँ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो चलो कोई जिद कर रहा है तो किसी के यहाँ चले जाओ, तो 1 आध साल में वापस गलती करके देखता हूँ। वैसे तो करनी नहीं चाहिए, लोग सुधर ही नहीं सकते, लेकिन जब गलती करता हूँ तो भुगतना पड़ता है फिर, और उसके बाद फिर संकल्प उठाना पड़ता है कि अब नहीं जाएंगे, क्योंकि आप दूसरे के हाथ में चले जाते हो। पता है आपको, कोई बोलता है 10 मिनट आपके ले सकते हैं, हाँ 10 मिनट तो ठीक है, 10 मिनट तो ले ही सकते हो, अपने को लगता है बहुत अच्छी बात है, 10 मिनट में फ्री भी हो जाएंगे। लेकिन मैं जब 10 मिनट के लिए उसके यहाँ गया तो वो कुछ सब्जी लेके काटने के लिए बैठ गया मेरे पास। मैंने कहा ये तो मतलब बड़ी अजीब चीज़ है, अब ये कब तो इसकी पूरी होगी। अच्छा, वो बड़ा निश्चिंत है, वो अंदर गया, कपड़े वपड़े खोले और सब अपना पजामा और अपना टी शर्ट टाइप निकाला उसने, रिलैक्स होकर के, और सब्जी लेके और मेरे पास आके बैठ गई। मैंने कहा इसने तो 10 मिनट बोला था। फिर उसके बाद आजकल फ़ोन अलग है, उसके कॉल आ गए, अब 10 मिनट तक उसने बात की किसी से, अब आप जा भी नहीं सकते उठ के, क्योंकि वो बैठा हुआ है और आपको बुला के लाया और आपने परमिशन दी है कि आप उसके साथ बैठेंगे। तब जब तक उसकी बात खत्म नहीं हो जाती तब तक आप निकलेंगे कैसे वहां से? अब बात उसकी चाहे बकवास हो, आप बीच में रोक नहीं सकते उसको कि बकवास बंद करो और मुझसे बात करो। मुझे तो तुम चाय कॉफी जो पिलाने वाले थे वो पिलाओ ना भाई, ये क्या तरीका हुआ? अब उसका घर है, उसकी टेरिटरी में आ गए हो आप, उसका क्षेत्राधिकार है, जुरिस्डिक्शन एरिया उसका है, अब वो आप कब्जे में हो आप पूरी तरह से उसके। उसने जिस बच्चे के गाइडेंस के लिए बुला लिया था कि वहाँ एक बच्चा, वो बोलता है मुझे आईएएस से नफरत है। उसको आईएएस से नफरत है, उसको आईएएस बनना ही नहीं है। और वो चाह रहा था कि मैं अपने प्रभाव के कारण, मतलब मैं इतना पढ़ाता हूँ और इतने सारे बच्चे बनते हैं और इतने सारे बच्चों को मैं बनाता हूँ, तो मेरे पास कुछ शब्द तो ऐसे होंगे जो उसको लग जाएंगे और आज वो आईएएस बनने के लिए तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चमत्कार की उम्मीद में लेके आया, और वो बच्चा जो है वो खेलने चला गया बोल के कि मुझे जो है आईएएस वाईएएस नहीं बनना, मैं कतई नहीं बनना चाहता, बल्कि मुझे नफरत है इस फील्ड से। तो अब क्या हो गया, आपका काम खत्म हो गया, अब आप जा सकते हो। नहीं, चाय बन रही है, अब चाय बनाएगा कौन? कहीं से आवाज़ दिखाई नहीं दे रही, कहीं कुछ, किचन तो पास ही था, अब कौन बना रहा है? तो वो जिसको बोल के आया था वो, उसको लगा कि चाय बनाना है, मतलब ये दूसरे अंकल जितने भी आते हैं तो 1-1, 2-2 घंटे बैठते हैं और उसके बाद आखिरी में चाय बनती है।
तो मुझे बोल के लाया था, पौन घंटे बाद मैंने उसको कहा मेरे को चाय नहीं पीना, मैं पीता ही नहीं हूँ। तो ये बात मैंने घटना इसलिए बताई कि मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ ज़्यादा होगा। मैंने 1 साल में गलती की। मैं दरअसल जिस जगह खड़ा था तो वहाँ मैं मना करने की स्थिति में भी नहीं था, और दूसरा मुझे लगा कि वाकई में 10 मिनट में क्या हो जाएगा, पर मैं भूल गया कि ज़माना बिल्कुल नहीं बदला। 1 साल पहले भी ऐसे 10 मिनट से 1 घंटा हुआ था, और वो गलती करना नहीं है। इसलिए मैं कभी किसी से नहीं मिलता नहीं। मेरी मर्जी से मेरे दायरे में मैं रहता हूँ, यानी मैं स्वतंत्र होता हूँ किसी भी समय उठ के जाने के लिए, कार में बैठ करके जाने के लिए, फ़ोन निकालने के लिए, बात करने के लिए। मेरी स्वतंत्रता मेरे हाथ होती है, लेकिन नहीं मिलता। और जो मेरे यहाँ आएगा उसको बोल देता हूँ बस काम ख़त्म हो गया, मेरी बात हो गई है, अब आप जा सकते हैं। ज़्यादा लंबी बात भी नहीं करते हैं। ये वाला सूत्र अपना लीजिए, आप सफल होना है तो। आप लोग फेस करते हैं कि नहीं ये वाली प्रॉब्लम? जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो खा सकते हो। ऐसे जगह पर जाओगे तो जिसके कारण आप पिछली बार बुखार आ गया था, उल्टी हुई थी, वो भी खाना पड़ जाती है। सोचते हैं इस बार नहीं होगी, नहीं इस बार भी पक्का होगी। जो गड़बड़ है, जो आपको सूट नहीं करता है, वो सूट नहीं करेगा। तो व्यक्ति, खाना पीना, ये सब बदलाव करो, स्वभाव में बदलाव। आज चूँकि बच्चे थोड़े कम हैं और होली से निकल करके हम आए, तो मैं आपको थोड़ा व्यावहारिक ज्ञान देता हूँ। बहुत बार इसकी कमी की वजह से हम लोग असफल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी असफलता, आप बुरे अवश्य बनेंगे, लेकिन तारीफ भी आप ही की होगी। कहीं पे भी जिस दिन आप बन गए ना, तो आपका उदाहरण दिया जाएगा। तुम जो ऐसे किसी के भी चक्कर में आ जाते हो ना, ऐसे थोड़ी बनते हैं। वो अंकल को देखो, उन भैया को देखो, दीदी देखो, हमने बुलाया था, आए नहीं वो, तो देखो आज वो बन गए हैं, IAS हैं। ऐसे थोड़ी तुम जब देखो मुंह उठा के चले जाते हो, ऐसे लोग नहीं बनते। तो क्या बोला था आपको, एक कोटेशन लिखवाया था, उन समारोह में जाना बंद करें। अब शादियाँ आने वाली ना बहुत सारी, तो उन समारोह में जाना बंद करें जिसमें आपके न जाने से कोई फर्क ना पड़ता हो। बहुत अच्छा कोटेशन। आप इमेजिन करके देखो कि आप उस शादी में नहीं जाओगे तो क्या होगा, मातम छा जाएगा। 4 ऑप्शन देता हूँ ठीक है, क्या होगा? या डीजे का साउंड कम हो जाएगा, डीजे वाले बोलेगा वो आए नहीं है ना, हम धीमे बजाएंगे आज, या लोग नाचना छोड़ देंगे, या हलवाई खाना जो है वो स्वादिष्ट नहीं बनाएगा आपकी वजह से। मतलब होगा क्या? कुछ नहीं होगा, एज इट इज सब कुछ हो जाएगा। और शायद उसको याद भी ना आए, लेकिन जब आप दिखोगे कि आप नहीं थे, तब जरूर बोलेगा वो, अरे तुम आए नहीं थे, मैंने बहुत इंतजार किया, ये ठीक नहीं किया था। कई लोगों को तो आप बोल दोगे कि नहीं मैं आया था, तो मान भी लेंगे। इसका मतलब आप जो हैं फालतू हैं, आपका कोई मतलब नहीं है। आपके जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब फर्क ही नहीं पड़ने वाला तो क्यों जाते हो भाई? जहाँ स्वास्थ्य खराब होता हो, दिमाग खराब होता हो, तरह तरह के कार्टून लोग मिलते हों, आपसे बेकार बात करते हों। आपका, मैं बता रहा हूँ, IAS की तैयारी करने वाले के लिए सबसे बेकार जगह होती है ऐसी सार्वजनिक जगह जहाँ ऐसे प्रोग्राम होते हैं। क्योंकि वहाँ नेगेटिव थिंकिंग वाले 90% लोग होते हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं जो आप में नेगेटिविटी भरते हैं। आपको कहेंगे आपका होगा नहीं। तो मैं यहाँ जो हर गुरुवार शुक्रवार को आपकी हिम्मत बढ़ाता हूँ, वो सब पानी फेर देंगे। होता है कि नहीं? वो बोल देंगे 100 लोग आपको मिलेंगे, होगा नहीं आपका। और किसी का हो गया 1975 में, तो बोले हाँ बहुत मेहनत की थी हमने। 75 में क्या मेहनत करनी होती थी, उस समय तो कुछ था ही नहीं सीधा मेंस था, और 650 के आसपास। तो आजकल 1200 में 1100 में बनता है IAS, वो भी नए पैटर्न में। उस समय 2300 में से कितने लाने होते थे? 650 में IAS हो जाता था। अब उसका चपरासी ना बनाए उसको, उस नॉलेज में। पर वो आपको डरा देगा, ठीक है। पहले तो लोग सौभाग्य से पहले जल्दी पैदा हो गए, इस वजह से ही नौकरी लग गई। वो सौभाग्य है उनका, बाकी उनकी कुछ योग्यता ही नहीं है। पक्का बता रहा है आपको। आप पुराने लोगों की बातें सुनो ना, कैसे लगी उनकी नौकरी, बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे नौकरी लगती है।
अभी कैसे लगती है? अभी हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए उन लोगों से उपदेश मत सुनिए, वो कुछ भी बताएंगे आपको, और आपके माता पिता उनका सम्मान करेंगे और बताएंगे देख अंकल कह रहे हैं इसलिए मैं तो तुम्हारे ऊपर खर्चा करने वाला हूँ नहीं। तो माता पिता को भी बचाओ हो सके तो ऐसे अंकल से, नहीं तो आपकी कब्र खोद देंगे। और लड़कियों की तो शादी तय हो जाती है वहाँ पर, वहाँ जहाँ जाती है उनकी तो तय कर देते हैं। ठीक है, हमने एक केस बताया था आपको, लड़की जो बनी उसके घर वाले बोलते थे कि सर इस साल भेज दो इसको, अगले साल कहीं नहीं ले जाएंगे इसको। तो मैंने कहा अगले साल बनेगी है, फिर इस साल का रिजल्ट मत पूछना। जिस साल इसको छोड़ोगे पूरी तरह से, घर में उसकी एक चाची थी, वो कतई नहीं चाहती कि जो है वो IAS बने। उसकी चाची उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, क्योंकि उसके लड़के निकल गए आवारा। उसके खुद के लड़के तो आवारा हो गए, और ये लड़की पढ़ती थी, जेठ की लड़की पढ़ती थी, उसकी जेठानी की लड़की। तो उसको लगता था कि ये बहुत तेज भी है, पढ़ती भी है, और रिजल्ट भी इसका, वो तेज तो थी, वो लड़की भी तेज थी और देरानी जो थी वो भी तेज थी, उसकी चाची भी तेज थी, दोनों तेज थी। उसको भी पता था कि ये बन जाएगी, इसलिए वो पूरा षड्यंत्र रचती रहती थी पूरे टाइम। एक ही काम था उसका कि इसके लिए कांटे बोना घर वालों के दिमाग में कि अब देखो 23 साल की हो गई लड़की तुम्हारी, और अपने जो दादाजी हैं वो कितने हो गए, 80 साल के होने आ रहे हैं। अब इनके सामने जो है उसकी शादी हो जाए, ये घर घर की कहानी है। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये क्या देखेंगे, ये तो ऐसे ही चले जाएंगे। पूरा माहौल बना देते थे वो। तो उसके जो मम्मी पापा रियल वो चाहते हैं कि वो IAS बने और उसको वो छेड़े नहीं, लेकिन उसके पापा तो फिर भी संयम बरत लेते थे, लेकिन उसकी मम्मी जो है वो फ़ोन कर ही देती थी चुपके से। रात को फिर फ़ोन आ जाता था 10 बजे कि बेटा आज चाची ऐसा बोल रही थी। अपने को पढ़ना, हम कुछ कह नहीं रहे तुमको, लेकिन वो बोल रही थी ऐसा। अब हो गया इसका दिमाग खराब, अब शुरू हो गया। तो वाकई में उस साल नहीं बन पाए, जिस साल भर डिस्टर्ब किया उस साल नहीं बन पाए। दूसरे साल उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं इस साल आप बात ही नहीं करोगे, बिल्कुल बात नहीं करोगे। वो हर चीज़ अगले साल के लिए बोलती थी कि अगले साल ऐसा होगा कि हम जो है इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी शादी में नहीं ले जाएंगे, चाहे वो कितना भी नज़दीक का रिश्तेदार, लेकिन इस बार ले जाने दो। हमने कहा ठीक है, आप हमसे परमिशन भी लेते हो, फिर हम चाहते नहीं हो फिर भी ले जाते हो, तो ले जाओ। हम तो परमिशन नहीं दे रहे, हम तो इसी साल मना कर रहे हैं, इस साल मत ले जाओ। बोले अगली बार जो है खाना सर बाहर का खाती है ना, होटल का इसका और टिफ़िन का, तो इससे बीमार हो जाती है। अगले साल तो मैं एग्ज़ाम के दिनों में यहीं रहूँगी, इसके लिए खाना मैं बना दिया करूँगी। तो सब काम सारे परिवार के लोग अगले साल करेंगे। मुझे लगता है कि जितने भी एफर्ट जिस साल सारे लोग लगा देंगे आपके लिए। कई लोग बोलते हैं ना तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूँ, ये बेच सकता हूँ, मेरी बाइक बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारी किताबें आएंगी, पिताजी बोलते हैं। तो उनको कहो अभी बेच दो, अभी किताबें लानी है, जो भी करना है इसी साल कर दो। जितने भी लोग बोल रहे हैं इस साल ये कर देंगे, अगले साल ये कर देंगे, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। काम की बात है कि नहीं आपके, ये बनाना है आपको, नहीं तो ये टीचिंग वीचिंग कोई मतलब नहीं है उसका। मैं आपको जितने भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ सारे एफर्ट एक साथ लगेंगे, और डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग खाली रहना चाहिए। इसलिए खुद भी प्रपंच मत पालना कोई, नहीं तो फिर नहीं बनोगे। कई बार घर वाले नहीं पालते, हम ही प्रपंच पाल के बैठ जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। तो फिर वो भी बताया था मैंने, उसमें भी नहीं बनता, आदमी बनता ही नहीं है, काल्पनिक दुनिया बन जाती, होती कुछ नहीं हो। अधिकांशतः 90% तो नतीजे पे पहुंचते नहीं, और 10% पहुंचते हैं तो उसमें 1-2% के नतीजे शादी में होते हैं, बाकी के नेगेटिव भी हो जाते हैं और आत्महत्या तक भी पहुंच जाते हैं, और एक काल्पनिक दुनिया होती है। और 90% लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, ऑलरेडी किसी दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, और व्हाट्सएप की दुनिया में और मैसेज में और उसमें एक गुमराह करते रहते हैं एक दूसरे को, साक्षात बेवकूफ़ बनाते हैं।
मुझे तो ऐसा वो फिल्मों में नहीं दिखाते कि इस कमरे में जैसे दो लोग बैठे हैं, उधर वो एक बैठा है आपस में, वो फिल्म में दोनों ऐसे दिखते हैं पूरे। तो मेरे को जब भी ऐसे कोई सिंसियर लोग आते हैं बहुत ही ऐसे दुखी टाइप, तो मुझे लगता है मैंने कहा इससे बड़ा पागल कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ दूसरा ही चल रहा है, उसको पता ही नहीं है। और यहाँ पूरे ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अभी का यूथ इसी में पागल है सारा। तो IAS क्यों नहीं बनते, उसके कुछ कारण है। कुछ का कारण समाज है, कुछ का कारण घर वाले हैं, कुछ के कारण ऐसे त्यौहार समारोह हैं, कुछ के कारण हमारा ही पागलपन है, और कुछ के कारण जो है ये इन दिनों की दुनिया है। एक लड़की नहीं बन पाई थी, मैंने बताया था ना, शर्ट नहीं पहुंचा था टाइम पे उसका बर्थडे का। इस बैच में इस पे उसका 1 साल पूरा ख़त्म हो गया। तो मुझे तो ये लगा, एक सिंपल सा लॉजिक था कि एक लड़का केवल एक शर्ट के बदले किसी का IAS का करियर कैसे ख़त्म कर सकता है, और कर सकता है इसका मतलब वो उसकी प्रगति नहीं चाहता। तो शर्ट की क्या औकात है, इतना गंभीरता से क्यों लेना उस बात को। एक तरफ IAS का है और एक तरफ एक शर्ट है। IAS के पोस्ट की तुलना शर्ट से कैसे की जा सकती है, और इतना मूर्ख व्यक्ति है तो वो जीवन भर साथ कैसे निभाएगा। वो तो गला घोट के सूटकेस में बंद करके कहीं छोड़ आएगा। वो तो कुछ भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति। तो सिंपल सा निष्कर्ष है, आप अपने साथियों की हरकतों को देखो, डिसाइड करो कि गंभीरता कितनी है, लेवल क्या है, और तय करो, प्राथमिकताएं तय करो, प्रायोरिटी तय करो, नहीं तो ख़त्म हो जाओगे। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। मेरे पास काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन तब मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ, ये काम आएगा। काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काउंसलिंग तब होती है जब लूटे पीटे आते हैं, बुरी हालत होती है, और तब करने के लिए कुछ होता भी नहीं। तब तक बहुत कुछ ख़त्म हो चुका होता है। तो ध्यान रखिए, गंभीरता को समझिए, और गंभीरता को अगर समझेंगे तो बहुत सारी समस्याएं वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप भी ऐसे ही तात्कालिक रूप से ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो भी बेवकूफ़ बना रहा है, तो फिर तो इसका मतलब आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ करके, कि आप पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। फिर आपका वैसा भी नहीं होगा। नहीं होने का ये 3-4 कारण ही है। बाकी झुग्गी वाले का भी होता है और सभी का सिलेक्शन होता है। आपके यहाँ बत्ती नहीं है तो रोशनी मोमबत्ती में भी हो जाता है। अब तो ऐसा ज़माना नहीं है कि कोई बिना बत्ती के पढ़े, लेकिन फटे कपड़ों में भी हो जाता है, कम किताबों में भी हो जाता है, कम सामग्री में भी हो जाता है। समस्याएं मैंने जो आपको बताई है वही है, व्यवधान वही है। इन व्यवधानों के सिवा और कोई व्यवधान ही नहीं है, क्योंकि ख़त्म हो जाता है। आप समझ ही नहीं पाते कि आपका समय कहाँ जा रहा है। मैं बच्चों को 4-4 घंटे फ़ोन पे लगातार बात करते हुए देखा हूँ, 4-4 घंटे। अब बताओ, मैं आपको होमवर्क देता हूँ 12 घंटे का, आप करोगे कैसे? 4 घंटे फ़ोन पे लगे हो, बोले नहीं सर सब तैयार है, मेरा चल रहा है, आप देख लीजिए। अब मैं क्या देखूँ, तुम 4 घंटे फ़ोन पे थे, देखने का कोई मतलब ही नहीं होमवर्क, आप बेवकूफ़ बना रहे हो। 4 घंटे फ़ोन पे, इसका मतलब आधा घंटा आपने पृष्ठभूमि बनाई है, पहले से आप इंगेज थे, और 4 घंटे के बाद 4 घंटा और मन नहीं लगना है आपका। और जो 4 घंटे फ़ोन पे बात करता है, मुझे लगता है कि हर आधे घंटे में मैसेज देखता होगा, इसलिए कोई मतलब ही नहीं रहा उसकी ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई, मतलब ही नहीं है उसका, ज़िंदगी का ख़त्म हो गया काम, गेम ख़त्म। पक्की बात बता रहे हैं, सफलता मिल ही नहीं सकती, दूर दूर तक नहीं मिल सकती। आप खुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और सामने वाले को, पिताजी को भी बना रहे हैं। तो हम थोड़ा चिंता होती है, हमको फीस देते हैं 1,20,000 रुपये घर पे, जो हमारी क्लास चलती है इंस्टीट्यूट पे, तो थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि जिस तरह से वो कोई फीस जमा कराता है, तो कई बार जिस तरीके से फीस देता है उससे पता चलता है कि कितनी मुश्किल से वो लेके आया है। और कई बार पिताजी का फ़ोन आता है, या कहीं साक्षात पिताजी को देखा है तो उनके कपड़ों से, उनकी बातचीत से लेवल भी पता चलता है कि कितने गरीब हैं या किन परिस्थितियों से आए हैं। तो चिंता होती है कि ये क्या कर रहा है, तो सपनों से क्यों खेल रहा है, क्यों बेवकूफ़ बना रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बात करना ज़रूरी है। आज कम हैं आप लोग थोड़े, तो होली के बाद का ये हमारा संदेश है आपको।
ठीक है ना, तब होली की शुभकामनाएं होंगी। और अगर आप लीकेज, देखिए मैं लीकेज अगर ठीक नहीं करूंगा और केवल टंकी भरते रहूंगा तो टंकी भरेगी नहीं, तो मुझे लीकेज भी बंद करना आना चाहिए। ये लीकेज है, आपकी सफलता के नहीं होने के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं, लीकेज हैं, वो ये हैं। इनको निर्दयता से ठीक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये काल्पनिक अवस्था है। आपको बता था, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। परिस्थितियाँ कुछ नहीं है, नहीं तो कई बार ट्रेन पे कटने के लिए जो लोग चले जाते हैं, बिल्कुल आत्महत्या के लिए जो लोग चले जाते हैं, परिस्थितियाँ क्या है? उस दिन टेम्परेचर सब लोगों के लिए एक जैसा होता है। ऐसा तो है नहीं कि इस टेम्परेचर में सब लोग पटरी पे चले जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना। सबके लिए एक जैसा होता है, ह्यूमिडिटी लगभग वैसी होती है। क्या प्रॉब्लम कहाँ आई? मन की स्थिति ठीक नहीं है उसकी, इसलिए परिस्थितियाँ उसको सब कुछ, पूरी दुनिया काटने को दौड़ती है। पेड़ पौधे भी उसको दुश्मन लगते हैं, जानवर भी दुश्मन लगते हैं, जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो काटने को दौड़ती हैं। उसको लगता है ये सब मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, दुनिया ही मेरे लिए नहीं। और वो एक अस्थायी अवस्था को परमानेंट अवस्था मान लेता है। अगर वो कूल हो, आधे घंटे के लिए ध्यान लगाए, कहीं अच्छी जगह चले जाए, अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छी किताब पढ़े, तो वो आत्महत्या से बच सकता है। क्योंकि वो क्षण जो है वो निकल जाएंगे, जिन क्षणों में उसको लग रहा है कि पूरी दुनिया जो है विरोधी है, जबकि कोई विरोधी नहीं। सब परिस्थितियां बदल जाएगी। घर परिवार के लोग का स्वभाव भी बदल जाता है। कई बार लगता है कि ये कभी नहीं बदल पाएंगे, ये हमेशा मेरे विरोधी रहेंगे और ये मेरी जान के दुश्मन है। ऐसा नहीं है, वो भी बदल जाते हैं, कई बार वो भी बदल जाते हैं। कम से कम मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे जीवन में मुझे किसी विद्यार्थी के बारे में ये सुनने को न मिले कि वो मेरा विद्यार्थी था और उसने सुसाइड कर लिया। ये तो एक सबसे कायराना हरकत है। ये काम तो कभी कोई नहीं करना। क्यों? क्योंकि मन की स्थिति ठीक होते ही परिस्थितियां फिर बदलने लग जाएगी। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, और दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहां बदल सकता है। दृष्टिकोण अगर बदल जाए, देखने का एंगल बदल जाए, तो पूरी दुनिया बदल जाती है, जहान बदल जाता है। तो आज की बात जो मैंने शुरू तो कहाँ से की थी, लेकिन ये यहाँ तक हम आए तो आपके काम की हो गई कि नहीं? बहुत काम की बात है। लीकेजेस बंद कीजिए, जितने भी लीकेज हैं और जो भी आपको नुकसान पहुँचाते हैं। दोस्त हैं तो दोस्त को ख़त्म कर दीजिए, हटाइए उसको, उससे दोस्ती ख़त्म। जो आपको आज अच्छे रास्ते पे नहीं ले जा सकता, जो आपको सफलता की तरफ नहीं ले जा सकता, जो आपको सहयोग नहीं कर सकता, या आप उससे कहें कि हम 1 महीने तक नहीं मिलेंगे और हम पढ़ाई करेंगे, और वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो इसका मतलब वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। इसी से पहचान हो सकती है। जो आपकी प्रगति में बाधक है, जो आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, जो सहयोग नहीं कर सकता, वो दोस्त कैसे हो सकता है? दोस्त वो है जो मदद करे, सहयोग करे, आप जो चाहते हैं वो करे, और आपको जो अच्छा लगता है वैसा वो करे, तो दोस्त हुआ ना। ये कैसी दोस्ती है? तो खुदगर्जी हुई। तो ये दोस्ती नहीं है। ऐसी दोस्ती का त्याग कर दीजिए। और मैं तो आपको बताता हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी में दोस्ती बहुत बड़ी बाधक है, सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, और दोस्ती में जो टाइम वेस्ट होता है वो पता नहीं चलता, और आप जिम्मेदार भी नहीं ठहरा पाएंगे। कई बार आप पति को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, पिता को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, माँ को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि मैं आज कुछ नहीं हो पाया तो उसके जिम्मेदार तुम हो, तुम उस समय ये कर देते तो ये हो जाता, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। लेकिन दोस्त को हम कभी जिम्मेदार नहीं ठहराते, क्योंकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और वो हमारे कारण होती है। बल्कि हमारे घर वाले उसको जिम्मेदार ठहराते हैं तो हमको बुरा लगता है। कई बार कुछ लोगों को बुरा लगता है ना कि आप मेरे दोस्त पे क्यों आ जाते हो बार बार, बात पढ़ाई की चल रही है ना, हम पढ़ाई करेंगे। घर वाले बोलते हैं वो तेरे वो जो उसके कारण नहीं हो रही है, जो तेरा दोस्त है ना उसके कारण नहीं हो रही। तो हम और बल्कि घर वालों से लड़ लेते हैं, लेकिन दोस्त की रक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, हम लोगों का आपसी समझौता होता है, और समझौते में हम उतने ही भागीदार हैं। इसका मतलब कौन जिम्मेदार हुआ? खुद।
हम खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। दोस्त वो जो अगर 29 स्टेट्स हैं तो 15 स्टेट्स के लिस्ट वो बना करके लाता हो और 14 की वो लाता हो और वो आपको देता हो और दोनों के पास 29 की हो जाती हो। इस प्रकार का दोस्त है तो फिर 1 और 1 11। लेकिन ये एक आदर्श कंडीशन है, ये बहुत आदर्श स्थिति है। और आदर्श अवस्थाएं दुनिया में आसानी से नहीं मिलती, स्वार्थ मिलता है, नुकसान देने वाली चीज़ें मिलती हैं। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी में मल्टीप्लाई हो सकता है दोस्ती, कब? जब 50% कंट्रीब्यूशन हो दोस्त का। अदरवाइज ये प्रश्न आते हैं नहीं आप लोगों के दिमाग में कभी? मैं जो जवाब दे रहा हूँ यहाँ, मुझे लगता है आपके मनों के प्रश्न होंगे कहीं ना कहीं, आपके मन में आते होंगे। इसलिए असफल होगा तो किसके कारणों से होंगे हम? हाँ, हमारे कई बार घर वाले जिद नहीं करते, हम ही तैयार हो जाते हैं कहीं जाने के लिए, है ना। और फिर जब आप असफल हो गए तो तब वो बोलेंगे कि आप असफल हो गए हो, हमने तो कभी जिद नहीं किया आपसे ये करने के लिए। आप ही का मन कमजोर होता है तो आप कर बैठते हो, गलती है। तो मन के साथ रोज बात करना सीखो। रोज 5 मिनट सुबह अपने मन को दो और मन से बात करो और उसको समझाओ कि आज तुम्हारे साथ ये होने वाला है और तुमको ऐसे ऐसे चलना है, क्योंकि हमको जीतना है और जीतने के लिए ये शर्तें हैं, टर्म्स कंडीशन है आज की, सुन लो और उसको एग्री करा लो सुबह भगवान के सामने। यही भगवान की पूजा होती है। भगवान की पूजा अगरबत्ती लगा के जब भी बैठे जाए, 5 मिनट भी बैठा जाए तो मन से बात की जाए, ईश्वर को साक्षी मान के। और मन जब हाँ भर ले तो उसको शपथ दिला दो, ये यहाँ भगवान के सामने हाँ भरी है तुम, इससे बढ़िया उपासना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये आप कर रहे हो और अगर सफल नहीं हुए हो तो इसका मतलब है कि आपने ठीक से साधना नहीं की। साधना कर रही होती तो, अगर आपने कर ली होती तो क्या होता? आज आपके रिजल्ट सामने होते। साधना की नहीं है, बात करना पड़ती है, सभी को करना पड़ती है। 80 साल के आदमी को भी करना होती है। जब भी जो भी व्यक्ति जीवित है और मनुष्य है और उसके पास मस्तिष्क है, उसको ये साधना करनी ही होती है। ये युवाओं के लिए नहीं है तो सभी के लिए है कि आज मैं क्या शब्द निकालूंगा मन से, दिल से, मुंह से क्या शब्द निकालूंगा जिनके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। कई बार हम अपने ही शब्दों के जंजाल की वजह से कई दिनों तक डिस्टर्बेंस झेलते रहते हैं कि हम कुछ गलत बोल गए थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी, उसमें संयम नहीं था, वाणी का संयम नहीं था। वाणी संयम होता तो आज समस्या ही खड़ी नहीं होती, क्योंकि हमने गुस्से में बोल दिया, हमने अनावश्यक बोल दिया तो हम उसके परिणाम भोग रहे हैं। इसलिए 80 साल का आदमी भी अपने लिए कब्र खोद लेता है कई बार, है ना। जिन शब्दों को बहू के लिए नहीं बोलना चाहिए बोल बैठता है, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कुछ ऐसी खुरापात वाली बात बोल बैठता है, तो अब उसको न तो कोई उसका पानी पिलाने के लिए आता है, ना उसके कोई कपड़े बदलने के लिए आता है, ना उसकी कोई मदद करता है ना। आपने देखा ना बहुओं के और इनके वीडियो ऐसे जो पीटती हैं अकेले में ससुर को और उनको, उसके पीछे सारी बहुएं खराब है ऐसा नहीं, कई में वो भी खराब है। वृद्ध व्यक्ति भी, उनके षड्यंत्र हैं कुछ न कुछ, उनके शब्द इतने घटिया हैं क्योंकि वो शरीर तो चलता नहीं लेकिन जबान चलती है, वो नुकसान पहुंचाते हैं उनको, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो ये साधना बुजुर्ग को भी करनी पड़ती है, ये केवल प्रतियोगी के लिए जरूरी नहीं है, उसको भी तय करना पड़ता है मापदंड, नहीं तो हम अपने लिए सब कुछ खत्म कर लेते हैं। परिकर का आखिरी पत्र कितने लोगों ने पढ़ा? मुझे ही किसी ने भेजा था ग्रुप में, आप ही में से किसी ने। मनोहर पर्रिकर का आखिरी पत्र था जो उन्होंने हॉस्पिटल में लिखा कि मैं किन किन चीज़ों में फ़ायदेमंद रहा, कहाँ कहाँ तक पहुँच गया और कौन कौन से मेरे जीवन की असफलता है, कहाँ मैं चूक गया हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा, पढ़िएगा।
मनोहर पर्रिकर का आखिरी पत्र। अब सफलताएं क्या लानी थी, अब 63 साल के थे मनोहर पर्रिकर, अब आजीवन चीफ मिनिस्टर रहते। अभी जब ऐसी कंडीशन में है, जब नाक में नली लगी हुई है, तब भी वो चीफ मिनिस्टर थे। तो अगर वो 15 साल और होते तो चीफ मिनिस्टर रहते कि नहीं, मिनिमम चीफ मिनिस्टर रहते। हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री बनते, रक्षा मंत्री तो बन ही गए थे, या तो केंद्र में मंत्री होते या फिर गोवा के चीफ मिनिस्टर होते। इससे कम तो उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब सफलताओं के जो सोपान हैं वो तो चरम सीमा पर थे, लेकिन कमी किस बात की रह गई, जीवन चला गया और स्वस्थ नहीं रह पाया। अंतिम दिनों में शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है वो गड़बड़ा गया। बोल रहे हैं वो, उन्होंने खुद ने लिखा है कि मैं निरोगी जीवन कैसे जिए हैं, ये वाली किताब पढ़ना भूल गया। मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ अर्जित किया, लेकिन रोग मुक्त कैसे रहे हैं और लंबा जीवन कैसे जिए, ये चीज़ मैं नहीं पढ़ पाया। और शायद मैं साधना कर लेता तो शायद खान पान में साधना कर लेते, व्यायाम में कर लेते, योगा जीवन में शामिल कर लेते। प्रधानमंत्री तो करते हैं, सबसे पूरे मंत्रिमंडल में सबसे स्वस्थ है नरेंद्र मोदी है ना। मैं जितना भी लेक्चर बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल फिट है, घर भी नहीं जाते अपने। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता त्याग का, सबसे ज़बरदस्त त्याग किया हुआ है, इसलिए वो सफल भी हैं। सबसे सफल व्यक्ति के रूप में अगर निजी तौर पर इतना कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी उन्होंने सीएम रहते हुए क्या क्या नहीं सीखा बताओ। तमाम आईएएस से प्रशासन सीख लिया, इंग्लिश का ट्यूटर लगा लिया, इंग्लिश भी काफ़ी हद तक सीख ली, लैंग्वेज पे कमांड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ती बोल भी जाते हैं काफ़ी हद तक। साइंस की, टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज समझ में आने लग गई, टर्मिनोलॉजी, मतलब स्टेट लेवल का पीएससी तो क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई की डिग्रियाँ विग्रियाँ जो है वो छोड़ो, अभी यूपीएससी का लेवल तो नहीं है, वो एक्सपेक्ट मत करो आप, लेकिन कम से कम स्टेट लेवल की पीएससी तो वो निकाल सकते हैं, इतना नॉलेज तो उनको आ गया। अब ये सबसे ज़्यादा नॉलेज उन्होंने हासिल किया है वो जो 13-14 साल चीफ मिनिस्टर है, उसमें उन्होंने पूरा उपयोग किया है अध्ययन में। पढ़ सकते थे, उनको कोई छेड़ नहीं रहा था। गुजरात का मुख्यमंत्री अभी उद्घाटन कर रहा है, पढ़ रहा है, किसी को पता नहीं चलता। ठीक है ना, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, समय भी मिल जाता था। और काफ़ी मेहनत की है उन्होंने, काफ़ी मेहनत, और अपना ज्ञान और अनुभव जो है वो बढ़ाया। वो सीखने लायक चीज़ है, नरेंद्र मोदी से जो सीखने लायक चीज़ है, यानी ये असंभव सी चीज़ है, क्योंकि जिस तरह की उनकी एजुकेशन थी और जो तरीका था, वो केवल आरएसएस की और धार्मिक किताबें पढ़ने के शौकीन थे। आज वो इसरो पे भी बात करते हैं, दुनिया में तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, और अब पिछले 5 साल में तो भयंकर सीखा है, ज़बरदस्त। अब वो सीखा हुआ काम भी आना चाहिए, तो उसके लिए अगला चुनाव जरूरी है, तभी तो वो काम आएगा सीखा हुआ।